हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक, राइट। सो व्हाट वी मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, कुछ बुक्स में इसको प्राइमरी फंक्शन दिखा रखा होता है। प्राइमरी फंक्शंस वी हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेकंड प्राइमरी फंक्शन इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, थर्ड इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन इज क्रेडिट क्रिएशन और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स, राइट। कुछ बुक्स में इसको फंक्शन मानते हैं, कुछ ऑथर्स इसको फंक्शन नहीं मानते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वाई वन स्कूल ऑफ थॉट रिगार्ड दिस फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और कुछ ऑथर्स इसको क्रेडिट क्रिएशन को फंक्शन क्यों नहीं मानते हैं, वाई इट इज बीइंग एब्सेंट इन फ्यू ऑफ द बुक्स, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है, और दूसरा एक एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन. So it is another function of bank is to create credit, right. Primary function है, one of the most important function is to create credit by commercial banks. So creation of credit है क्या, जैसा हम स्लाइड में देख रहे हैं, जो आपको भी दिख रहा है, that is it is the natural outcome of the processes of advancing loans that we have discussed previously. अगर पुराने वीडियोस देखेंगे जहाँ हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक डिस्कस किए, तो वहाँ हमने प्राइमरी फंक्शंस भी कमर्शियल बैंक के डिस्कस किए हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उनका गिवन है उन वीडियोस का, आप उनको रेफर कर सकते हैं, जहाँ हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फंक्शन की बात की है, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड फंक्शन की बात की है, राइट। सिमिलरली इसको समझने का मतलब क्या है, तरीका क्या है कि कुछ ऑथर्स का ये कहना है कि जब भी बैंक लोन्स एंड एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिसबर्स करती है अपने कस्टमर्स को, तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। कैसे होता है वो हमें समझना है। सो इन एडवांसिंग लोन टू द बोरोअर, तो ऑथर्स का ये कहना है कि जब भी बैंक लोन्स या एडवांसेस देती है कस्टमर को, तो वो कैश में नहीं देती है। जब कैश में नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जब कस्टमर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पैसे को, जो लोन अमाउंट है जो बैंक लोन्स की फॉर्म में, एडवांसेस की फॉर्म में कस्टमर्स को देती है, वो इंस्टीड ऑफ गिविंग कैश टू द कस्टमर, the amount is being credited into the account of the customer. जो लोन अकाउंट बैंक ओपन करती हैं कस्टमर के नाम से, उनमें उनको डिपॉजिट कर देती हैं। तो इससे होता क्या है कि कैश नहीं देते हैं, वो डिपॉजिट्स को क्रिएट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडिशनल अमाउंट हैज बीन क्रिएटेड या एडिशनल डिपॉजिट हैज बीन क्रिएटेड। तो इस तरीके से जब भी बैंक लोन्स एंड एडवांसेस बैंक्स कस्टमर्स को देती हैं, द बैंक क्रिएट्स बैंक डिपॉजिट्स, और आई शुड से एडिशनल डिपॉजिट्स क्रिएट करती है, which results in increasing the money supply in the economy. और इसी फंक्शन को जब बैंक लोन्स एंड एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिसबर्स करती है कस्टमर्स के अकाउंट में, ऑटोमेटिकली बैंक क्या करती है, वो एडिशनल बैंक डिपॉजिट्स सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में डिपॉजिट्स क्रिएट करती है, लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और इसी फंक्शन को हम क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, राइट। ये तो रहा मीनिंग, कंसेप्ट कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और कुछ हाइपोथेटिकली अजम्पशंस हम लेते हैं जो बुक्स में गिवन होते हैं। हमें इससे पहले ये मान के चलना पड़ेगा कि केवल एक बैंक पूरी इकोनॉमी में सरवाइव करती है, एग्जिस्ट करती है। ज़्यादा भी होंगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे बैंक्स के ही एसेट और लाइबिलिटीज़ को या बैलेंस शीट को हमें अकाउंट में कंसीडर करना पड़ेगा। वी नीड टू कंसीडर ऑल दी बैलेंस शीट्स ऑफ ऑल दी बैंक्स नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो हम अपनी सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं, केवल एक ही बैंक को अजम्पशन में क्रिएट कर रहे हैं कि केवल एक ही बैंक है इकोनॉमी में। Second is where the people are highly banking minded, so that all transactions are settled by means of checks. यानी कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जितने भी पेमेंट्स होंगे, जितने भी डिपॉजिट्स होंगे, जितने भी ट्रांसफर्स होंगे, सब ऑनलाइन होते हैं या चेक के थ्रू होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन्स 1% ट्रांजेक्शन, कुछ भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता है। सारे ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू होते हैं, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर्स के थ्रू होते हैं, चाहे वो कितने भी पेमेंट्स हों चाहे रिसीविंग्स हों, राइट।
उसके अलावा एक छोटा सा अजम्पशन ये भी है कि हम ये मान के चलते हैं पूरी कंट्री में 10,000 रुपीज़ आर इन सर्कुलेशन। जो टोटल करेंसी है, फिजिकल करेंसी जो है, नोट्स में जो है करेंसी जो है, वो केवल और केवल 10,000 रुपये है। बहुत छोटा अमाउंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आप करोड़ों में ले सकते हैं, लाखों में ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम अपने अजम्पशंस को समझने के लिए, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए केवल 10,000 रुपीज़ इन सर्कुलेशन मान रहे हैं कि पूरी कंट्री में जो करेंसी है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। और छोटा सा उसी में एक अजम्पशन और कि 10%, चाहे वो CRR के थ्रू हो, चाहे RBI की रेगुलेशंस के थ्रू हो, चाहे हमें काउंटर पे पेमेंट के लिए पैसा रखना हो, चाहे हमें लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए पैसा रखना हो काउंटर पर, राइट। हम जितना भी डिपॉजिट्स हैं, जितने भी कासा वैल्यूज़ होंगी बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, उनका 10% हम अपने रिजर्व्स में रखते हैं, राइट। ये कुछ हमारे अजम्पशंस हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक्स कैसे क्रिएट करती हैं क्रेडिट को, राइट। सो द क्वेश्चन इज हाउ बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, वो हमें देखना है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मान के चलते हैं कि एक बैलेंस शीट है, टोटल 10,000 रुपीज़ करेंसी सर्कुलेशन में है। तो एक बैंक, उसकी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? बैलेंस शीट दिखेगी कुछ इस तरीके से, जैसे 10,000 रुपीज़ पूरे करेंसी इन सर्कुलेशन है, तो पीपल आर वेरी हाईली बैंकिंग माइंडेड। इसका मतलब क्या है कि लोग कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। तो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो सारा पैसा बैंक में जमा है। अब एक ही बैंक है पूरी कंट्री में, तो वो डिपॉजिट्स के नाम से वहाँ लाइबिलिटीज़ में बैंक में डिपॉजिट है, राइट। लाइबिलिटीज इसलिए क्योंकि ये पैसा कस्टमर का है, बैंक को वापस करना होगा, बैंक की जिम्मेदारी है, तो ऑटोमेटिकली इस बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स। तो 10,000 का 10,000 पूरा अमाउंट हमने लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में शो करा डिपॉजिट्स के नाम से। ऑटोमेटिकली जब लाइबिलिटीज बढ़ गई हमारी 10,000 रुपीज़ की बैंक की बैलेंस शीट में, तो ऑटोमेटिकली वो कैश इन हैंड है। अब बैंक के पास फिजिकली 10,000 रुपीज़ कैश इन हैंड में है, राइट। सो दिस इज फेज 1। ये फेज 1 है कि 10,000 रुपये जो पूरी कंट्री में था वो ऑटोमेटिकली बैंक के पास है, तो 10,000 रुपये डिपॉजिट हो गए, 10,000 रुपये हमारे कैश इन हैंड हो गया बैंक के पास। नाउ इसके बाद क्या है, अभी हम इसी को मान के चलते हैं कि जो हमने अज्यूम करा था कि बैंक 10,000 रुपये का या टोटल करेंसी जो भी सर्कुलेशन में है उसका 10% रिजर्व्स में रखती है, ताकि अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको डिपॉजिट कर देंगे, या RBI की रेगुलेशन या बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 10% हमें रिजर्व्स में रखना है, अपने कैश रिजर्व्स में रखना है। तो बाकी का बचता है 10,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ हमने अपने रिजर्व्स में रखा। बाकी का जो 9,000 रुपीज़ है उसको हम कस्टमर्स को लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको अमाउंट को, जो रिमेनिंग है हमारा 10,000 रुपीज़, तो हमारी बैलेंस शीट कैसे होती है? बैलेंस शीट दिखेगी, अगर शुरू में हम देखेंगे लाइबिलिटीज, तो ओरिजिनल जो डिपॉजिट्स हैं हमारे वो हैं 10,000 रुपीज़, और कैश इन हैंड है हमारे पास 10,000 रुपीज़, जो फेज 1 में हमने समझा था। सेकंड, अभी इसी को हम समझे तो कैश इन हैंड के नीचे है लोन्स टू क्लाइंट्स। हमने 10,000 में से 10% 1,000 रुपीज़ रिजर्व्स में रखा, बाकी का जो 9,000 रुपये बचा उसको हमने क्लाइंट को लोन दिया, राइट। हमने लोन दिया तो हमारे एसेट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट हमें पैसा वापस करेगा, वो हमारे डेटर्स क्रिएट करता है, बिल्स रिसीवेबल क्रिएट करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। हमने लोन, जो उतना भी पैसा बैंक लोन देती है, वो हमने उसको लोन्स टू क्लाइंट के नाम से 9,000 रुपीज़ वहाँ शो किया। जैसे ही हमने 9,000 रुपीज़ शो करा, ऑटोमेटिकली हमारी एसेट्स हो जाती है 19,000 की, क्योंकि 10,000 रुपीज़ का कैश है हमारे पास, और जो लोन है वो हमने 9,000 रुपीज़ का एडिशनल लोन दिया कस्टमर को, तो हमारे एसेट्स हो गए 19,000 रुपीज़। नाउ लाइबिलिटी साइड में देखें तो 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास डिपॉजिट्स हैं कस्टमर 1 के, जो पहले कस्टमर ने हमें डिपॉजिट करे। अब जो लोन हमने दिया है कस्टमर को, से फॉर एग्जांपल कस्टमर नंबर 2 या B कस्टमर को जो लोन दिया है हमने, उसमें क्या है, एज वी नो दैट कस्टमर इज हाईली बैंकिंग माइंडेड, कोई कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, और हम कैश में लोन का अमाउंट देते नहीं है। तो कस्टमर क्या करेगा, एक ही बैंक है तो उसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगा, हम उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं पैसे को। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने लोन दिया 9,000 रुपीज़ को, हमने अपने एसेट्स इंक्रीज करे। सिमिलरली वही लोन का पैसा हमने उस अकाउंट का, उसने उस कस्टमर का अकाउंट ओपन करा अपनी बैंक में, और 9,000 रुपीज़ डिपॉजिट्स, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बोरोवर्स, जिस कस्टमर को हमने लोन दिया है उसी के अकाउंट में उस 9,000 रुपीज़ को हमने डिपॉजिट कर दिया। नाउ अगेन
हमने 10,000 रुपीज़ हमारे पास इनिशियली थे, 9,000 रुपीज़ का एडिशनल लोन दिया। लोन देते ही हमने 9,000 रुपीज़ अगेन हमने डिपॉजिट किए, 9,000 रुपीज़ का हमारा एडिशनल डिपॉजिट क्रिएट किया। लाइबिलिटीज़ हमारी 10,000 से 19,000 हो गई। ऐसे ही हमारे एसेट्स जो थे वो भी 10,000 से 19,000 हो गए। दिस इज फेज 2, जहां बैंक ने फर्स्ट टाइम लोन देने पर 9,000 रुपए का 9,000 रुपए के एडिशनल डिपॉजिट्स भी क्रिएट किए, राइट। सो दिस इज फेज 2, जहां बैंक ने 10,000 रुपए से अपनी एसेट वैल्यू और लाइबिलिटीज वैल्यू को 9,000 रुपीज इंक्रीज करा और वो 19,000 रुपीज हो गए, राइट। अभी ये तो फेज 2 है। इसके बाद भी क्या होता है, हमें ये भी पता है कि पीपल आर हाईली बैंकिंग माइंडेड, तो वो कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश टू कैश कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है, सब ऑनलाइन होगा या चेक के थ्रू होगा। तो ऑटोमेटिकली लोन लिया है तो कस्टमर, जिसने भी लोन लिया है किसी भी पर्पस के लिए, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, दैट लोन हैज बीन टेकन इन ऑर्डर टू गो फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो वो मोबाइल फ़ोन खरीदा है तो वेंडर को पेमेंट करेंगे, होम लोन लिया है तो जो जहाँ से हमने सामान परचेस किया है हम उसको पेमेंट करेंगे। बट कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करता है, पेमेंट अल्टीमेटली ऑनलाइन मोड में होना है या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होना है। केवल एक ही बैंक है तो सबके अकाउंट उसी बैंक में होंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड फेज में क्या है कि अभी बैलेंस शीट देखते हैं। तो इस वाली थर्ड फेज की जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज गिवन, द इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ देखना है, समझना है, वो ये है कि नाउ प्लीज रेफर दिस बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में देखें तो क्या दिख रहा है, लाइबिलिटीज वी हैव द ओरिजिनल डिपॉजिट्स फेज 1 की जो 10,000 रुपीज पूरा करेंसी था सर्कुलेशन में। एसेट में देखें तो कैश इन हैंड है 10,000 रुपीज, दैट इज बीइंग शोन हियर, राइट। उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे, so 9,000 rupees given in the as a loan to the client. So this is client number 1, जिसको हमने 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए रिजर्व्स में निकाला 10% के अकॉर्डिंग। 9,000 रुपए जो बचा था, 9,000 रुपए को हमने लोन दिया कस्टमर को, क्लाइंट नंबर ए को, राइट। उसने ऑटोमेटिकली वो 9,000 रुपए डिपॉजिटेड बाय द पेज ऑफ द चेक इशूड बाय द फर्स्ट बोरोवर। तो फर्स्ट बोरोवर के नाम से उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए, बैंक ने अब कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट किए और वो वहां था। सो 10 to 19,000 की फिगर हमने सेकंड फेज में देखा कि 10,000 से 19,000 बैंक्स ने कैसे किया, राइट। अभी क्या है कि 19,000 अभी टोटल हमारे पास है बैंक के पास, तो 19,000 का जो पूरी कासा वैल्यू है दैट इज 19,000। अब 19,000 का अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग 10% हमें निकाल के रिजर्व्स में रखना है। तो 19,000 का 10% होता है 1,900 रुपीज़। तो 1,900 रुपीज़ में से ऑलरेडी 1,000 रुपये हमारे पास रिजर्व में है। तो जो एडिशनल अमाउंट हमने क्रिएट करा था, डिपॉजिट क्रिएट किया था, वो था 9,000 रुपीज़ का। तो 9,000 रुपीज़ का 10% होता है 900 रुपीज़। वो 900 रुपीज़ हमने 1,000 रुपीज़ में ऐड करा, 1,900 हो गया। इसका क्या मतलब है कि बाकी के जो 9,000 रुपये में से 900 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा दैट विल बी 8,100 रुपीज़ या 8,100 रुपीज़ हमारे पास अभी भी बचेगा, जिसको हम आगे थर्ड फेज में लोन दे सकते हैं किसी और क्लाइंट को, राइट। सो 8,100 रुपीज़ हमने लोन्स टू क्लाइंट्स में दोबारा यहाँ डिसबर्स किया है क्लाइंट नंबर बी को, वो यहाँ हमने शो किया है। 9,000 रुपीज़ का फर्स्ट लोन, 8,100 रुपीज़ का सेकंड लोन, वो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा। अब इसी 8,100 रुपीज़ को जो हमने क्लाइंट बी को लोन डिसबर्स किया है, एग्जैक्टली वही होगा जो फेज 1 में हुआ था, जो क्लाइंट ए के साथ हुआ था कि पीपल आर हाईली बैंकिंग माइंडेड, केवल एक ही बैंक है। तो ये 8,100 रुपीज़ भी हम कैश में नहीं देंगे कस्टमर को। जब कैश में नहीं देंगे तो कस्टमर क्या करेगा, हमारी बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, हम उसके अकाउंट में 8,100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग, अगेन 8,100 रुपीज़ से हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने सेकेंड लोन अमाउंट हमने कस्टमर को दिया है, और वही पैसा सेम 8,100 रुपीज़ हमारे डिपॉजिट्स में एडिशनल डिपॉजिट्स के नाम से आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं डिपॉजिट्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ सब्सिक्वेंट बोरोवर या सेकंड बोरोवर। जो सेकंड लोन का क्लाइंट है हमारा, उसके अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली पैसा हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। इन दिस वे हुआ क्या कि 8,100 रुपीज़ के एडिशनल डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए। जैसे ही एडिशनल डिपॉजिट्स क्रिएट हुए,
ऑटोमेटिकली हमारी लाइबिलिटीज भी 8100 रुपीज से बढ़ जाती हैं, बैंक की लाइबिलिटीज, क्योंकि ये पैसा बाद में हमें कस्टमर को देना है। सिमिलरली अगर हम इसी ट्रेंड को देखें और इसी प्रोसेस को देखें तो जब जब बैंक लोन्स या एडवांसेस देती हैं अपने क्लाइंट को, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट सप्लाई, मनी की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, राइट। सो अर्लियर इट वॉज 10,000 रुपीज इनिशियली, 10,000 का 10% हमने डिडक्ट किया, 1,000 रुपीज रिजर्व्स में रखा, 9,000 रुपये फर्स्ट क्लाइंट को दिया, फिर वो हमारे पास डिपॉजिट की फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली 19,000 होता है, 19,000 में से फिर हमने एडिशनल डिपॉजिट जो क्रिएट किए थे 9,000 रुपीज़ के, उसमें से 900 रुपीज़ दोबारा निकाल के हमने अलग रख दिए। अलग रखने के बाद 8100 रुपीज़ को हमने अलग से लोन दिया, फिर वो पैसा बैंक के पास एडिशनल डिपॉजिट्स की फॉर्म में आता है और इस तरीके से 27,100 रुपीज़ का टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स हमारी क्रिएट होते हैं। नाउ दिस इज the entire process of understanding how banks create credit. Starting from 10,000 rupees, it reaches to 19,000 rupees, उसमें से 10% रिजर्व्स में रखा, उसके बाद भी 8100 रुपीज़ बचते हैं, उनको लोन्स एंड एडवांसेस में डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर 27,100 रुपीज़ तक पहुंचा। सो 10,000 to 19,000, 19,000 to 27,100 and it continues to be in the same format, right? Thank you everyone.